एक बार फिर से आपका स्वागत है और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। पीएम मोदी पहुंच रहे बिहार दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पटना में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होगा। शाम को डाक बंगला चौराहा से ये रोड शो शुरू होने वाला। राजभवन में ही रात्रि विश्राम करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो बिहार पहुंच रहे हैं पीएम मोदी और देखिए 14 घंटे तक पटना में ही रहेंगे। पीएम का रोड शो डाक बंगला से शुरू होगा। एग्जीबिशन रोड चौराहा, उमा सिनेमा हॉल, साहित्य सम्मेलन, ठाकुरबाड़ी रोड होते हुए उद्योग भवन में पहुंचने वाला है। पीएम मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। रविवार की शाम पटना पहुंचने के बाद राजभवन जाएंगे और जलपान करेंगे। इसके बाद पटना शहर में आयोजित रोड शो में भाग लेंगे। रोड शो के बाद पीएम मोदी राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। अगली सुबह वो सबसे पहले पटना साहिब जाएंगे, जहां वो मत्था टेकेंगे और इसके बाद पीएम हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सारण में जो उनके कार्यक्रम आयोजित हैं वहां पर पहुंचने वाले हैं। देखिए, अगर पीएम मोदी के रोड शो की बात करते हैं तो पटना में पीएम मोदी का रोड शो होगा। डाक बंगला चौराहा से जो ये रोड शो है पीएम मोदी का वो शुरू होगा और उसके साथ ही फिर भट्टाचार्य रोड जाएगा, कदम कुआं जाएगा, साहित्य सम्मेलन, ठाकुरबाड़ी होते हुए, बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान के उद्योग भवन तक पहुंचेगा, जहां पर रोड शो समाप्त होगा। करीब 3 घंटे तक चलने वाले इस रोड शो के दौरान पीएम मोदी आम जनता का अभिवादन भी स्वीकार करने वाले हैं। और सीधे मेरे सहयोगी का रुख करते हुए अस्मित, जो कि इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। अस्मित, पटना में पीएम मोदी के रोड शो की क्या तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं? क्या रूट रहने वाला है? कितनी तादाद में लोगों के पहुंचने के वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं? जैसे काशी में 10 लाख लोगों को न्योता दिया गया है। पटना की बात करें तो पटना में क्या तैयारियां? और बिल्कुल तैयारी पूरी हो गई है और आज शाम 5 बजे से रोड शो की शुरुआत होगी। डाक बंगला चौराहा है पटना में, वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो शुरू करेंगे। आज शाम में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंच जाएंगे और पूरे 14 घंटे वो पटना में रहेंगे। डाक बंगला चौराहे से उनकी रोड शो की शुरुआत होगी और सीधे वो भट्टाचार्य रोड, एग्जीबिशन रोड होते हुए उद्योग भवन है पटना में, वहां जाके उनका रोड शो समाप्त होगा। इसके साथ साथ देखिए रोड शो के खास मायने बताए कहा यह जा रहा है कि देखिए स्वतंत्र भारत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पटना में रोड शो करने वाले हैं। कई प्रधानमंत्री पटना आए थे लेकिन किसी ने रोड शो नहीं किया था। चुनाव प्रचार किया था और वो चुनाव प्रचार करके वापस चले गए थे। जिस रूट पर पीएम मोदी का रोड शो होगा, इसके क्या मायने हैं? कुछ खास तरीके से रणनीति के तहत में क्या ये रूट तैयार किया गया है? जहां आपने जैसा कहा कि ये ऐतिहासिक है, बहुत टाइम बाद कोई प्रधानमंत्री पटना में पहुंचकर रोड शो करने वाला है, तो इसके मायने क्या हैं? मायने बहुत खास है पूजा, देखिए क्योंकि 2 लोकसभा क्षेत्र है, पाटलिपुत्र और पटना साहिब। ये ऐसे 2 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोड शो करने वाले हैं। खास तौर पे ये जहां पे रोड शो होगा ये पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र होता है और यहाँ से बीजेपी ने फिर से अपने उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद को यहाँ रिपीट किया है और वो यहाँ से वर्तमान सांसद हैं। उनके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार करेंगे। ये भी बताया जा रहा है, हमारे सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि आज रविशंकर प्रसाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उस गाड़ी पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। तो 2 लोकसभा क्षेत्रों को साधने की पूरी कोशिश होगी। प्रधानमंत्री पाटलिपुत्र, पटना साहिब के साथ साथ बिहार की राजधानी पटना से बिहार की जनता को बड़ा मैसेज देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो संदेश जो है एक एक लोगों तक पहुंचे कि कैसे एनडीए के कार्यकाल में काम हुआ है, कैसे एनडीए ने जनता के बीच रह करके वो काम, विकास के काम किए हैं। तो देखिए 2 लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ बिहार के तमाम जगहों पर जहां पर चुनाव होने बाकी है वहां पे मैसेज देने की कोशिश होगी और ये लंबा रोड शो चलेगा। हालांकि इसके पहले अस्मित प्रधानमंत्री मोदी कई दौरे बिहार के कर चुके हैं अगर हम चुनावों के लिहाज से देखें तो, लेकिन ये पहला मौका होगा जब रोड शो आज पीएम मोदी करेंगे। तो क्या तैयारियां रोड शो को लेकर है, क्योंकि रूट डाइवर्ट भी इसको लेकर किया गया है? इसके अलावा अगर हम बात करें कल मॉक ड्रिल भी हुआ है, तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? तैयारी पूरी है, कल दिन भर मॉक ड्रिल चला है और पहले तो ये कहा जा रहा था कि इनकम टैक्स चौराहा है पटना में, वहां से प्रधानमंत्री रोड शो शुरू करेंगे। लेकिन देखिए उस प्लान को थोड़ा सा आगे किया गया है और इनकम टैक्स चौराहा के आगे डाक बंगला चौराहा पड़ता है, वहां से अब इस रोड शो की शुरुआत होगी। इसके साथ साथ बीजेपी ने पहले ही कहा है कि ये पूरा दिन और रोड शो जो है वो त्योहार के रूप में मनाने जा रही है। गंगा आरती की झलक इसमें दिखेगी, महिलाएं जो है नृत्य करते हुए दिखेंगी। बिहार में कई ऐसे चीजें हैं जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में रखा जाएगा, दिखाया जाएगा और एक एक लोगों तक ये मैसेज पहुंचा दिया गया है
या बड़ी संख्या में आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में शामिल हो। और इसके लिए पटना पुलिस ने पूरी तैयारी की है। पटना के दोनों तरफ, सड़कों के दोनों तरफ बैरिकेड किए गए हैं, बड़े बड़े हैलोजन लाइट्स लगाए गए हैं, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब उस इलाके से गुजरे तो प्रधानमंत्री के अच्छा अस्मित, इस रोड शो में जिस पूरे तरीके से आप बता रहे हैं, सांस्कृतिक झलक यहाँ पर बिहार की जरूर देखने को मिलेगी। पटना में पहला रोड शो होने वाला है, ऐसे में कई मायनों में खास हो जाता है। क्या कुछ वो सांस्कृतिक झलक होगी जो कि रोड शो के दौरान देखने को मिलेगी? और साथ साथ में जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी पहले लंगर भी चखते हुए नजर आएंगे। नहीं देखिए साक्षी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रोड शो अपना समाप्त करेंगे और वो जब राजभवन जाएंगे, वहां जो है वो जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि वहां पे वो दलिया खाएंगे रात में, और फिर सुबह में वो योगा करेंगे, नींबू पानी पिएंगे, और फिर सुबह में ही पटना साहिब, यानी कल की मैं बात कर रहा हूं, कल पटना साहिब में गुरुद्वारा है, वहां मत्था टेकेंगे और फिर वहां से सीधे वो पटना एयरपोर्ट जाएंगे। और फिर हाजीपुर बिहार में है, जहां पर चुनाव होना है, वहां से चिराग पासवान उम्मीदवार है, वहां उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। छपरा जाएंगे, वहां से राजीव प्रताप रूडी एनडीए के उम्मीदवार है, उनके लिए वोट मांगेंगे। आज जो नृत्य की बात हम कर रहे हैं उसमें महिलाओं का नृत्य होगा, मैथिली का कई ऐसी चीजें हैं जिसकी झलक जो है वो दिखाई जाएगी। गंगा आरती जो होते हैं बिहार में, जो काफी ज्यादा प्रचलित रहा है, उसकी झलकियां दिखाई जाएंगी। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको तैयार किया है बिहार बीजेपी ने, और कहा है कि ये बिल्कुल ऐतिहासिक होने वाला है। बड़ी संख्या में जो लोगों का रिकॉर्ड है वो टूटने वाला है, और पूरी तैयारी कर ली गई है इसको लेकर। बिल्कुल अस्मित, जरा ये भी बताएं कि कौन कौन दिग्गजों की मौजूदगी रहने वाली है और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए? नहीं, बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से की गई है यहाँ पर, और सभी जगह पर यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात रहेंगे। एक एक जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती होगी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। और अभी सुबह हमें ये पता चल रहा है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, वो भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो करते नजर आएंगे। इसके पहले ये जानकारी मिल रही थी कि मुख्यमंत्री शायद शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन अब ये जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री भी उस गाड़ी पे मौजूद रहेंगे जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होकर के रोड शो करेंगे। उसके साथ साथ रविशंकर प्रसाद भी उस गाड़ी में मौजूद रहेंगे। तो पूरी तैयारी है, और आज डाक बंगला चौराहे से शुरू होगा ये रोड शो। बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, और अभी से इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। मॉक ड्रिल करके ये बता दिया गया है कैसे जाम को लेकर के कितने लोगों के फिर भी पहुंचने के आसार हैं? जल्दी से अस्मित, क्या लाखों की तादाद में लोगों की भीड़ होगी? नहीं, बीजेपी ने ये दावा किया है कि 5-6 लोग तो जरूर, 5-6 लाख लोगों को की तो पहुंचने की जरूर अनुमान लगाया जा रहा है। वो उतना पहुंचेंगे, उसके लिए पूरी तैयारी की है बीजेपी ने। बहुत शुक्रिया अस्मित, फिलहाल आपका पूरी जानकारी देने के लिए। अस्मित ने बताया कि कैसे पटना में पीएम मोदी का पहुंचना अपने आप में बहुत ही खास है, ऐतिहासिक है। और अब आज बात होगी ममता के गढ़ में पीएम मोदी के पहुंचने की, क्योंकि 4 रैलियां हैं। सुबह 11:30 बजे बैरकपुर में पीएम मोदी की रैली होगी, दोपहर के 1 बजे हुगली में पीएम मोदी की रैली होगी, दोपहर के 2:30 बजे आरामबाग में रैली होगी, शाम के 4 बजे हावड़ा में पीएम मोदी की रैली होगी। इस तरीके से देखा जाए तो ममता जी के गढ़ में लगातार गरज रहे हैं पीएम मोदी, और इस बीच ममता दीदी को एक बड़ा डेंट लोकसभा चुनाव में करने की पूरी तैयारी है। ममता के गढ़ में लगातार पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, और न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि तमाम बीजेपी के दिग्गजों के जाने का सिलसिला आप देख रहे हैं। इस बीच आज उनकी 4 रैलियां होने वाली हैं। बैरकपुर में सबसे पहले रैली होगी, फिर हुगली में उनकी रैली होगी, और इस तरीके से ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां वो कर रहे हैं। दोपहर के 2:30 बजे रैली होगी। पीएम मोदी के बंगाल दौरे के दौरान में हावड़ा हो, आरामबाग हो, हुगली हो या फिर बैरकपुर हो, यहाँ पर अपने अपने वोटर्स को लगातार लोगों तक अवेयरनेस के जरिए बताने की कोशिश भी होगी कि कैसे वो इतना उपयोगी है। तो वोटर्स को बताया जाएगा कि वोट क्यों करें, किस तरह से उपयोगी है, और कैसे देश की तकदीर बदलने की तैयारी उन्होंने की है, और लगातार उस ओर प्रयासरत भी हैं। तो पीएम मोदी की अगर आप बातों को सुनते हैं तो वो लगातार बताते हैं कि किस तरीके से उनके कार्यकाल में देश ने आगे तरक्की की है, कैसे देश का भरोसा बढ़ा है, कैसे देश का जो मान है वो बढ़ा है, और आने वाले दिनों में वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं आम जनता के लिए। तो यहाँ देखिए पीएम मोदी का बंगाल दौरा, हावड़ा, आरामबाग, हुगली, बैरकपुर में आज उनकी कई रैलियां रहने वाली हैं। इसके अलावा पटना पहुंचेंगे। तो पश्चिम बंगाल का दौरा, पीएम मोदी दीदी के गढ़ में पहुंच रहे हैं। दीदी के गढ़ में लगातार सेंधमारी की कोशिशें लगातार जारी हैं, और उस बीच एक बार फिर से पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, और जाहिर तौर पर पीएम मोदी की मौजूदगी, बीजेपी के तमाम दिग्गजों की मौजूदगी के जरिए बीजेपी की जीत को बड़ा करने की कोशिशें वहां पर हो रही हैं, और ममता दीदी को कम से कम सीट पर रोकने का भी प्रयास हो रहा है।
और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी बीते दिन चौथे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। अब आज पोलिंग बूथ के लिए जो टीम है, जो पोलिंग पार्टी है, वो रवाना हो जाएंगी। हीट स्ट्रोक के साथ साथ मेडिकल की सुविधाएं वहां पर होंगी। हीट स्ट्रोक से बच सके उसकी सुविधा दी जाएगी। 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर क्योंकि वोटिंग होनी है, मतदाता 1717 प्रत्याशियों की किस्मत का करने वाले हैं फैसला। और कल सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी, शाम 6 बजे तक वोटिंग चलने वाली है। चौथे चरण का चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है। 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर होनी है वोटिंग। 1717 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कल कैद हो जाएगी। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज चुनाव प्रचार करने वाले हैं। बाराबंकी और मोहनलालगंज में अखिलेश यादव प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। अपने जो प्रत्याशी है उनके समर्थन और जनता से आशीर्वाद उनके द्वारा लिया जाएगा। तो बाराबंकी और मोहनलालगंज में अखिलेश यहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। दोपहर 12:30 बजे का समय जब बाराबंकी में अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 1:50 पर मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर रैली अखिलेश यादव के द्वारा की जाएगी। वहीं इस बीच अंधे की चौकी और कसमंडी रोड मलिहाबाद में जनसभा को संबोधित अखिलेश यादव करेंगे। तो अखिलेश यादव आज तमाम रैलियां करते हुए नजर आएंगे, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे और साथ साथ में पूरी ताकत यहां पर अगले चरण के चुनावों के लिए झोंकते हुए नजर आएंगे। मोहनलालगंज में भी आज वो चुनाव प्रचार करने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां फिलहाल कर ली गई हैं। अखिलेश यादव सपा प्रमुख है, ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात लगातार उनके द्वारा बैक टू बैक रैलियां की जा रही है। इंडी गठबंधन का भी अहम हिस्सा है, वो लगातार वो रैली कर रहे हैं और आज वो मौजूद रहने वाले हैं बाराबंकी में। साथ साथ में मोहनलालगंज में भी उनकी रैली यहाँ पर होने जा रही है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां फिलहाल कर ली गई हैं। और सपा प्रमुख हैं अखिलेश यादव। दोपहर 2 बजे मोहनलालगंज में वो मौजूद रहने वाले हैं, जिसके बाद में उससे पहले बाराबंकी में भी रैली करते हुए वो नजर आएंगे। बढ़ते खबरों में आगे, और फ्लाइट में खांसने को लेकर विवाद हो गया। ताइवान से अमेरिका जा रही फ्लाइट में भिड़े 2 यात्री। तो देखिए ये जानकारी ताइवान से, जहां ताइवान से अमेरिका जा रही फ्लाइट में विवाद हो गया। दरअसल 2 यात्री आपस में भिड़ गए और इसकी वजह बताई जा रही है खांसने को लेकर ये विवाद हुआ है। तो ताइवान से कैलिफोर्निया जा रही EVA एयर की फ्लाइट में विवाद हो गया। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देखिए, किस तरह से एक दूसरे को मारते पीटते यहाँ पर नजर आए हैं और फ्लाइट में खांसने को लेकर दरअसल ये विवाद हुआ है। पलक, तो ये देखिए, ये जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जिसमें 2 यात्री आप देख सकते हैं आपस में भिड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ मामला था खांसने को लेकर, विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बाद में कैबिन क्रू आए, उनको मामले को शांत किसी तरह बड़ी मुश्किल के साथ कराया गया। और पिछले कुछ दिनों में कई दफ़ा फ्लाइट्स में इस तरह के मामले सामने आए हैं। इस बार भी ये मामला फ्लाइट में खांसने को लेकर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यहाँ देखिए बीच बचाव के लिए जो क्रू मेंबर्स हैं उनको आना पड़ा। और आगे बढ़ते हुए बात होगी चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा टूरिस्ट सीजन में जाम का झाम, मसूरी में भयानक ट्रैफिक से पर्यटक है परेशान, प्रशासन के सारे इंतजाम दिखे फेल। देश विदेश से जा रहे हैं पर्यटक और इस बीच पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन सीजन और यात्रा सीजन शुरू होते ही वहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या शुरू हो चुकी है। जाम से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से बनाई गई योजनाएं दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। मसूरी के अगर बात करते हैं तो मसूरी में शनिवार को सुबह से ही कई किलोमीटर का लंबा जाम लगता हुआ नजर आया, जो वाहन है वो रेंगते हुए नजर आए और इससे देश विदेश से मसूरी आए पर्यटक और चारधाम यात्रा जाने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी भी झेलनी पड़ी। साक्षी, और इस बीच दैनिक भास्कर में हेडलाइन दी गई कि यमुनोत्री में 4 किलोमीटर के रास्ते में 4 घंटे फंसे रहे 8000 श्रद्धालु। इस बीच रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखी जा रही है और यहाँ पर यह भी बताया गया है दैनिक भास्कर में कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां आपको कभी भी संकट में डाल सकती हैं। शुक्रवार शाम को यमुनोत्री धाम में यही हुआ, जब समुद्र तल से 10,797 फीट ऊपर जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर तक का 5 से 6 फीट चौड़ा और 4 किलोमीटर लंबा रास्ता बेहिसाब भीड़ से जाम हो गया। तो लगातार जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, आज बाबा बद्री के कपाट भी खोल दिए गए हैं। ऐसे में भीड़ काफी ज्यादा देखी जा रही है और बड़ी जिम्मेदारी पलक यहाँ प्रशासन के कंधों पर है भीड़ को मैनेज करने की। बिल्कुल, तो हालांकि पुख्ता तैयारियां भी हैं, डॉक्टर्स की भी वहां पर तैनाती की गई है, सारे पुख्ता इंतजाम वहां पर रचना किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे आगे, आपको बताते चले सुरक्षा बलों के खौफ से दहशत का माहौल है और नक्सली
नक्सलियों ने बदल दिया है ड्रेस कोड। पुलिस ड्रेस कोड भी डिकोड करती अब नजर आ रही है। अचूक प्लानिंग से 12 माओवादियों का एनकाउंटर। और बीजापुर से खबर, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों से मुठभेड़ के बाद नक्सलियों में खौफ दिखने लगा है और नक्सली ग्रामीण दिखने लगे हैं। कथित तौर पर वर्दी उतारकर अब ग्रामीणों की वेशभूषा में वो अब उस तरह से वो कपड़े पहनने लगे। और आइए जनरल वीके सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुना देते हैं आपको। तो देखिए बाइक रैली दिल्ली की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और आप लगातार रिएक्शंस भी वहां पर देख रहे हैं। और इस बीच दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे वीरेंद्र सचदेवा, आपको वो सुनवाते हैं। इसको कैसे देखते हैं, क्या मैसेज देना चाहती है बाइक रैली? पूरे भारत में और पूरी दिल्ली में एक ही संदेश है कि समाज का हर वर्ग माननीय प्रधानमंत्री के साथ है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 10 सालों में विकास हुआ है तो सबका एक ही मंत्र है, फिर एक बार मोदी सरकार। जी सर, केजरीवाल कल आए, उन्होंने भगवान हनुमान जी के दर्शन करे, उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े जो है स्टेटमेंट दिए बीजेपी के लिए, इंडिया लाइंस की बड़ाई करी, ये भी बोला कि जो सरकार है, जो बीजेपी है, वो ऑपोजिशन को निपटा देना चाहती है। भ्रष्टाचारियों की जमात, अगर सारे चोर इकट्ठे होकर शोर मचाएं तो भी चोर चोर ही रहेगा। अरविंद केजरीवाल इधर उधर की बातें करना बंद करें, अग्रिम जमानत पे छूटे अरविंद केजरीवाल, ये बताएं 1 तारीख के बाद क्या? जी सर, इंटरिम बेल पर हैं और उन्हें कुछ गाइडलाइंस दी गई थी कि आप इस तरह के टॉपिक्स नहीं लेंगे, सीएम ऑफिस में नहीं जाएंगे, कोई फाइल साइन नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह के वो स्टेटमेंट दे रहे हैं ऐसा लग रहा है वो अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रहे मैं हैं। कहता रहा हूँ ना, कुंठा है, वो कुंठा है जो उनके अंदर छुपी हुई है, जिसको निकालना चाहते हैं। लेकिन एक अपराध बोध भी है क्योंकि चोरी तो की है, भ्रष्टाचार तो की है और जेल तो जाना पड़ेगा। जी सर, थैंक यू। तो देखिए कह रहे हैं कि जेल तो जाना पड़ेगा। और अभी पिछले कुछ दिनों में एक आर्टिकल इसी शो में हमने आपको बताया था जिसमें यह था कि जो सिख हैं वो अभी दरकिनार है। अब देखिए यहाँ पर सिखों को साधने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में जो हैशटैग है इस पूरे कार्यक्रम में वो भी अब यहाँ पर देखिए सिखों के समर्थन की बात हो रही है। तो खबरों का देश के अंदर 8,000 बेगुनाह सिखों को मारने वाली कांग्रेस है, एक तरफ पंजाब के अंदर 1 लाख से ज्यादा नौजवानी खत्म करने वाली कांग्रेस है, एक तरफ श्री दिल्ली के अंदर श्री अकाल साहब पे हमला करने वाली कांग्रेस है और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सिख कम्युनिटी का सम्मान करते हैं, गुरुद्वारे में जाकर शीश झुकाते हैं और जब सिखों पे बनाए तो अफगानिस्तान में अपने एयरफोर्स के जहाज भेज करके अपने सिखों को बाहर लाते हैं ऐसे प्रधानमंत्री। इसलिए आज हम सब लोग प्रधानमंत्री जी के समर्थन में यहाँ से माननीय वीके सिंह, जनरल वीके सिंह जी की अध्यक्षता में, हमारे माननीय दिल्ली के प्रधान वीरेंद्र सचदेवा जी की अध्यक्षता में आपके प्रधानमंत्री जी के हक में ये सपोर्ट प्लेस करने के लिए निकलेंगे। और मैं विनती करता हूँ कि हमारे माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी आपको संबोधित भी करेंगे और आपको अगले प्रोग्राम की 2 मिनट के लिए जानकारी देंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे सिख भाइयों का मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से अभिनंदन करता हूं। दीपिका मैम डाल दिया ना 9 नंबर सर्वर पे लाइव। माननीय प्रधानमंत्री का जो मूल मंत्र है, फिर मैं कहाँ ढूंढता रहूंगा, सबका साथ और सबका विश्वास। तो देखिए लगातार दिल्ली की जनता को साधने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में अब चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। 25 तारीख को वोटिंग होनी है। 25 तारीख को होने वाली वोटिंग से पहले आप देखिए किस तरीके से बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, साथ ही साथ मंजिंदर सिंह सिरसा भी आपको नजर आ रहे हैं, जनरल वीके सिंह भी आपको नजर आ रहे हैं और इस तरीके से सिखों को साथ लाने की कोशिश हो रही है। देखिए सिखों सहित पंजाबी समुदाय शहर के मतदाताओं का लगभग 19% है और दशकों से इसका प्रभाव कुछ हद तक अन्य सामाजिक और धार्मिक समुदाय से कि पूर्वांचली और अनुसूचित जाति और मुसलमानों द्वारा ग्रहण कर लिया गया है। इस तरह के कई आर्टिकल्स हैं जो दिल्ली की मतदाता आबादी है उसको लेकर ये एक अपडेट है कि फिलहाल क्या किसका परसेंटेज है और किस परसेंटेज के लिहाज से किसका क्या योगदान है पॉलिटिक्स में। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बताएंगे। संसद की सुरक्षा सीआईएसएफ को देने पर विचार कर रहा है गृह मंत्रालय। अब इस जिम्मेदारी पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस को सौंपी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दरअसल संसद की सुरक्षा को लेकर बड़े बदलाव की यहाँ पर तैयारी हो रही है। इंडियन बड़ी जानकारी ये है इसमें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ऐसे पैनल का गठन कर रहा है जो बताएगा कि क्या सीआईएसएफ जवानों को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी जाए।
फिलहाल ये जिम्मेदारियां पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस को सौंपी गई हैं, जो लगभग 1 शताब्दी पुरानी वॉच एंड वॉट कमेटी के तहत के काम करती हैं। दरअसल पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने 150 कर्मियों की जगह सीआईएसएफ को लगाया था, जिन्हें पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के साथ तैनात किया जाता रहा है। अब ये बदलाव 13 दिसंबर को हुए सुरक्षा उल्लंघन को देखते किया जा रहा है। ये बड़ी तैयारी गृह मंत्रालय की तरफ से की जा रही है। बड़ा कदम उठाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए, सिक्योरिटी को लेकर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। आपसे कुछ दिन पहले हमने देखा था कि किस तरीके से मॉक ड्रिल भी की गई थी और एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। इस बीच आगे बढ़ते हैं, अगली खबर। राज्यपाल पर बोली ममता बनर्जी, इनके पास में बैठना पाप है, मैं दोबारा राजभवन नहीं जाऊंगी। ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, इनके द्वारा ये कहा गया। ममता बनर्जी ने राज्यपाल से इस्तीफा तक मांग लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दरअसल शनिवार को राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर लगे छेड़खानी के आरोपों को लेकर उनकी आलोचना की और ममता ने कहा कि उनको ये साफ करना चाहिए कि उन्हें पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देना चाहिए। हुगली लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार रचना बनर्जी के समर्थन में सप्तग्राम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जब तक बोस राज्यपाल बने रहेंगे तब तक वो राजभवन के अंदर कदम नहीं रखेंगी। तो ये बड़ा बयान, बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर ममता बनर्जी के द्वारा दिया गया। बढ़ते खबरों में आगे, और रिलायंस कैपिटल की बिक्री का रास्ता हुआ साफ। अनिल अंबानी की है रिलायंस कैपिटल और अक्षय तृतीया पर मिली मंजूरी। बिक्री के लिए IRDAI से मंजूरी मिल गई है और IIHL ने सबसे बड़ी बोली लगाई थी। NCLT ने 27 मई तक प्रोसेस पूरा करने को कहा है और कर्ज में डूबे उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल की बिक्री की अंतिम बाधा पार हो गई है और बीमा क्षेत्र के नियामक IRDA ने रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए हिंदुजा समूह की कंपनी इंडस्ट्राइज इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड की बोली को सशर्त मंजूरी दे दी है और रिलायंस कैपिटल इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रही है और इसे खरीदने के लिए IIHL ने 9,650 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने फरवरी में इसे मंजूरी देते हुए इस प्रोसेस को पूरा करने की डेडलाइन 27 मई को रखी थी।